नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में आज देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी आगाज किया शेखावाटी इलाके से। राजस्थान में शेखावाटी की पहचान है यहाँ के सैनिक, जो कि आर्मी में, सेना में देश की रक्षा करते हैं, सैनिक प्रहरी बनकर। राजस्थान का शेखावाटी इलाका जाना जाता है यहाँ के एजुकेशनल हब की वजह से और साथ ही यहाँ के किसानों की राजनीतिक सूझबूझ की वजह से। राजस्थान जाट बहुल इलाका कहा जाता है। हालांकि हम हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे चैनल में जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाएं। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब सीकर में आकर, शेखावाटी इलाके के सीकर जिले में आकर घोषणाओं का अंबार लगाया और उसके साथ ही जो पब्लिक रैली की, उसमें क्या कुछ शेखावाटी को देकर प्रधानमंत्री गए, क्या शेखावाटी की उम्मीदें पूरी हुई? तमाम इन विषयों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ मेहमानों का पैनल है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को परिचय कराना चाहूंगी। मैं सुमेधानंद सरस्वती, जो कि सांसद हैं सीकर जिले से और पूरे इस लोकसभा में सांसद है वो, और पूरी इस प्रधानमंत्री की यात्रा की सीकर में जो तैयारियां थी वो इन्हीं के नेतृत्व में संपन्न हुई थी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ। साथ ही हमारे साथ हैं शुभदेव सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस के। महादेव खंडेला पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और शेखावाटी इलाके से आते हैं। इसलिए आज हमने शेखावाटी के लोगों को बड़ी संख्या में कोशिश की है इस कार्यक्रम में शामिल करने की। बीएल सरोज वहां के स्थानीय पत्रकार हैं और उन्होंने भी इस आज के कार्यक्रम को विस्तार से देखा। नवनीत सिंह पुरोहित हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। प्रताप राव वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र मधुकर राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी शेखावाटी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमेधानंद जी, शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं। सांसद महोदय, पूरी तैयारी आपके नेतृत्व में हुई, कितनी सफल आज की रैली को आप देखते हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग जुटा पाए आप? सुमेधानंद जी के पास हम वापस जाएंगे, तब तक बीएल सरोज, कैसी रही रैली? आपने तो जरूर वहां पर कवर किया है, रैली को देखा है, करीब से लोगों को देखा है, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे? देखिए मीना जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज राजस्थान में 9वीं बार वो आए हैं, 9वीं बार ये रैली की है। तो सबसे बड़ी बात है कि रैली अगर बीजेपी के मायनों से देखें, बीजेपी के हिसाब से देखें तो रैली पूरी तरह सफल मानी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जितनी योजनाएं लेके आए थे राजस्थान के लिए, उन तमाम योजनाओं को आज उन्होंने बखूबी अपने सामने रखा, लोगों के सामने रखा। और जो बात प्रधानमंत्री कहना चाहते थे आज, जैसा कि अगर आप पूरे प्रधानमंत्री के भाषण पे गौर करेंगे, नजर करेंगे, तो पूरी तरह आज वो किसानों को समर्पित लग रहे थे। उनका पूरा भाषण किसानों को समर्पित था। तमाम योजनाएं जो थी वो किसानों को लेकर के थी। कुल मिलाकर के जो सीकर जो बेल्ट है हमारा, राजस्थान का सीकर शेखावाटी जो बेल्ट है, और शेखावाटी का मुख्य केंद्र सीकर है, उसको लेकर किसानों को जो एक मैसेज प्रधानमंत्री देना चाहते थे, कहीं ना कहीं उस मैसेज में वो पूरी तरह सफल रहे। और बीजेपी के अगर इतिहास से मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बात करूं, तो अपेक्षा कर वो जितनी भीड़ की उम्मीदें कल तक थी, जितने दावे बड़े बड़े किए जा रहे थे, उतनी भीड़ नहीं आई। लेकिन रैली को हम ये नहीं कर सकते कि रैली सफल नहीं रही, क्योंकि प्रधानमंत्री एक वो ब्रांड है जिनके नाम से लोग आते हैं, जिनको सुनने के लिए लोग आते हैं। लेकिन अगर स्थानीय प्रतिनिधि की बात करें, राजस्थान प्रदेश भाजपा की बात करें, तो वो जितनी उम्मीदें, जितने बातें बीजेपी कर रही थी बढ़ा चढ़ा करके कि 3 से 4 लाख लोग आ जाएंगे, वो उतनी भीड़ नहीं जुटा पाए। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ जो 1 to 1 रहा, कार्यकर्ताओं के साथ जो संपर्क रहा, वो शायद कहीं ना कम रहा, या फिर ये कहे मीना जी सीधी कि कहीं ना कहीं बुतबाजी की अपेक्षा से कम संख्या में वहां पर लोग पहुंचे। सुमेधानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी के सीकर से लोकसभा में सांसद हैं। आपके नेतृत्व में पूरी तैयारियां हुई, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा भाषण भी दिया, बहुत सारे शेखावाटी को सौगात भी देने की कोशिश की और शेखावाटी से अपील भी की कि कैसे बीजेपी को वोट देने हैं। तो बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, ये तमाम सवाल है। लेकिन उससे पहले सुमेधानंद जी, कितनी सफल मानते हैं आप आज की रैली को और आज के कार्यक्रम को? सुमेधानंद सरस्वती जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार उनसे वापस कनेक्ट करें, कुछ परेशानी जो आ रही है। वापस हम उनके पास जाएंगे। लेकिन राजेंद्र मधुकर, आपने भी पूरे भाषण को प्रधानमंत्री के सुना, आप भी कार्यक्रम में गए थे, देखा आपने लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, लोग क्या बोल रहे थे?
रैली को लेकर के बहुत उत्साह था और शेखावाटी में जो है मोदी, यूं कह सकते हैं कि मोदी का क्रेज है। वो नगर की बात करें तो तीसरी बार नगर में आए हैं, एक बार लक्ष्मणगढ़ में आए हैं जो यहाँ का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ अपार जो है उत्साह देखने को मिला, युवाओं में, महिलाओं में उत्साह था। ये अलग बात है कि जिस तरह से 3-3.5 लाख का जो टारगेट था उसकी जगह ये संख्या लगभग 1 लाख में सिमट गई। रैली पूरी तरह से, सभा पूरी तरह से सफल थी और भारत के प्रधानमंत्री का जो क्रेज था उनको देखने के लिए लोग उमड़ पड़े और यहाँ तक कि जो सीटिंग व्यवस्था थी वो पूरी तरह से लबालब भरी हुई थी, पूरी सीट भरी हुई थी, लोग फिर भी सड़कों पर घूम रहे थे। लेकिन शेखावाटी को जो उम्मीद थी वो नहीं मिली। शेखावाटी को उम्मीद ये थी कि ताजेवाला जो हरियाणा में जो स्थान है वहां से एक नदी जोड़ नहर परियोजना की बात करते हैं तो उसको लेकर शेखावाटी के किसान लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं। वहां से जो है वहां से अगर ताजेवाला से बात, वहां से अगर ये जल की बात प्रधानमंत्री करते तो मुझे लगता है शेखावाटी से डायरेक्ट कनेक्ट होने में और यहाँ सीधा जो है प्रतिफल इनको मिलता। लेकिन शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री का ध्यान यहाँ के जो स्थानीय नेता है या उन लोगों ने नहीं दिलाया, जबकि जल शक्ति मंत्री मंच पर थे, वसुंधरा राजे मंच पर थी, शेखावाटी के हमारे सांसद महोदय जुड़े हुए हैं, वे भी इस पर थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने किसान सम्मान निधि की बात की तो किसानों के लिए जल बहुत जरूरी है क्योंकि जल के लिए कहा जाता है कि यहाँ राजस्थान में वैसे भी कि खून सस्ता और पानी महंगा होता है, तो यहाँ जल के लिए चूंकि पेयजल व्यवस्था में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना है वो लक्ष्मणगढ़ तक तो पहुंच गई लेकिन पूरी शेखावाटी को इसका लाभ नहीं मिला। सिंचित जल का यहाँ पर अभाव है। ऐसे में प्रधानमंत्री से काफी उम्मीद थी, इस विषय पर वो नहीं बोले। हालांकि वो लाल डायरी का उन्होंने जिक्र किया कि लाल डायरी में इन सब के काले कारनामे हैं, वो खुलेंगे। और राजस्थान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ऊंट की बात करते हैं कि ऊंट करवट बदलेगा और ये करवट बदलते किस्मत बदलेगी और भाजपा का कमल खिलेगा। तो उन्होंने पूरी तरह से इसको सियासी एक माहौल में रंग दिया और एक तरह से चूंकि सीकर में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, झुंझुनू में 7 है, कुल मिलाकर के 15 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट करने का काम किया। बहुत हद तक प्रधानमंत्री सफल रहे। हालांकि उन्होंने जो बातें की, जैसे एकलव्य की बात है, स्कूल की बात है, उन्होंने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान प्रणाम योजना की बात की, वो उम्मीद थी लगभग इस पर बोलने वाले थे। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत जबरदस्त कही कि पेपर लीक प्रकरण को लेकर उम्मीद थी कि इस पर बोलेंगे और वो कहीं ना कहीं जो है अब ये जो पूरी जो चुनावी जो रैली थी उसको एक सियासी मूड देने का काम किया। जी मीना जी। ये राजेंद्र मधुकर जी, ये अपेक्षित भी था कि प्रधानमंत्री देश के आ रहे हैं और शेखावाटी में वो राजनीतिक संदेश देकर ही जाएंगे। लेकिन आपने जो बताया कि उतनी संख्या नहीं थी, तुलनात्मक रूप से लोग कम पहुंचे, क्या वजह रही? नवनीत सिंह पुरोहित जी, आपने भी आकलन किया होगा, जितनी आपकी अपेक्षा थी, जितनी तैयारियां थी, उतने लोग नहीं पहुंच पाए, ये सही है? देखिए मीना जी, बात ऐसी है कि मैं इस बात से पूर्णतया सहमत नहीं हूं कि जितनी अपेक्षा थी उतनी संख्या में लोग नहीं आ पाए। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी संख्या के हिसाब से व्यवस्थाएं करी थी, अगर कोई पत्रकार या कोई भी नागरिक या कार्यकर्ता अगर वहां मौजूद था तो वो देख सकता था कि वो पंडाल खचाखच भरा हुआ था। यानी जितनी अपेक्षा के अनुसार ही व्यवस्था करी जाती है और उस व्यवस्था के अनुकूल और अनुरूप पूरी संख्या आई थी। और इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई द्वेष भी होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता आज सिर्फ राजस्थान या भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में देखने को मिलती है। तो यानी अगर कोई ये व्यक्ति ये बात कहे तो मुझे हजम भी नहीं होती है, क्योंकि जो व्यक्ति विश्व में अमेरिका जैसे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जाके उनके जैसे ब्रेसली स्टेडियम को पूरी खचाखच भर सकता है और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं कि ये स्टेडियम आज तक इतिहास में 2 ही बार भरा है, तो ये मैं इस बात से वाकिफ नहीं और मैं ना मानता हूं इस बात को। रंजीत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता से तो हमने पूछा नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब भी नहीं था। ये तो वहां के स्थानीय पत्रकार और जो राजनीतिक विश्लेषक जो वहां पर जाकर आए थे रैली में, कार्यक्रम में, और उन्होंने जो देखा वो कहा है, इसलिए इसको काउंटर करने की बात नहीं है। आपका आकलन पूछा हमने कि आपका आकलन आप मानते हैं सही है, तो निश्चित रूप से आपकी यात्रा, मैंने यही जवाब दिया, ये सही है। ये आकलन जो मैं कह रहा हूं कि हमारी जो अपेक्षा अनुसार जो हमने व्यवस्थाएं करी थी उन व्यवस्थाओं के हिसाब से पंडाल पूरी तरह भरा और जो हमारी व्यवस्था थी वो। कितने लोग लगभग थे?
मीना जी, हमारा अपेक्षा के हिसाब से वहां पे लाख के आसपास की संख्या वहां पे एक्सपेक्टेड थी और उतनी हमने वहां पे उसकी व्यवस्था करी थी और उतनी संख्या वहां मौजूद आपने थी। आपने तो 2.5 से 3.5 लाख तक का दावा किया था ना। जी हम जी देखिए, राजेंद्र मधुकर जी को मैं बता दूं कि दावा तो आपको किस प्रवक्ता ने किया है, किस चैनल और सोर्स से आया वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप वहां गए थे तो आपने व्यवस्थाएं देखी होंगी, पंडाल का स्वरूप देखा होगा और वहां कितनी व्यवस्थाएं थी। तो जितनी अच्छा, व्यवस्थाएं हमने करी हम उसका आपको एक ये भी कारण ये भी था कि सुनाएंगे, राजस्थान हम में थोड़ा आपको मौसम भी खराब था, तो हम उसके हिसाब से 50,000 लाख लोग कम भी उम्मीद कर रहे थे और हमने उतनी व्यवस्था करी थी, क्योंकि आज मौसम जी काफी खराब है। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन से रेड अलर्ट जारी है और कई जिलों जी में जयपुर के आसपास। जी प्रधानमंत्री ने सीकर जी पहुंचकर शेखावाटी के मुद्दों को एड्रेस करने से भी ज्यादा जिस बात पर फोकस किया उसका नाम है लाल डायरी। हम आपको जी सुनाते हैं देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा लाल डायरी को लेकर। क्या लाल डायरी एक बार फिर से चुनावी जुमला बन चुका है या बन रहा है? ये आज प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद सवाल उठता है, क्योंकि क्या वाकई में लाल डायरी प्रधानमंत्री ने देख ली है या प्रधानमंत्री के पास पहुंच गई है या उनकी एजेंसीज के पास पहुंच गई है? किस बिहाफ पे, क्या उनके पास जानकारी है? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अगर कोई बात कहता है तो वो ऐसे ही नहीं हो सकती। विपक्ष ने मुद्दा बनाने के लिए लाल डायरी का जिस तरह पिछले 3 दिनों से माहौल बनाया इस प्रदेश में, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री का ये कहना, हमारे जो सहयोगी प्रताप राव हैं उनके पास जाऊंगी मैं, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को हम सुनाते हैं कांग्रेस ने देश के राजस्थान प्रधानमंत्री ने में क्या कहा। सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है, झूठ का बाजार सजाया है। कांग्रेस का मतलब ही है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। और लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। जी, तो सबने, आप लोगों ने सुना देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा लाल डायरी को लेकर। सवाल ये उठता है प्रताप राव जी कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, क्या देश के प्रधानमंत्री को इस तरह, इस भाषा में किसी ऐसी लाल डायरी पर टिप्पणी करनी चाहिए जिसके अस्तित्व पर ही अभी सवाल है? मीना जी देखिए, लाल डायरी की पहले बात करते हैं, फिर प्रधानमंत्री की टिप्पणी की। तो ये लाल डायरी आई कहां से, ये सब जानते हैं कि राजेंद्र गुड़ा जो पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कट्टर समर्थक के तौर पर जब समस्या उभरी थी जब सरकार के, तब उनके कट्टर समर्थक के तौर पे उभरे थे। उसके बाद में कोई विवाद हुआ तो वो सचिन पायलट के खेमे में चले गए और अंत में उन्होंने, जो उनके बीच में विवाद हुआ, तो कांग्रेस के ही एक मंत्री जब उनको हटा दिया जाता है तो वो लाल डायरी लेके आते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि लाल डायरी आई कहां से। लाल डायरी किसी प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने या विपक्ष के किसी और दूसरे नेता ने इस लाल डायरी का जिक्र नहीं किया था। अचानक लाल डायरी आती है तो यानी कि कांग्रेस के ही किसी सदस्य, कांग्रेस से जुड़े ही किसी बड़े नेता के द्वारा आती है। तो इसलिए बात तो राजनीति में होगी,
क्यों नहीं होगी जब एक उनका ही नेता, उनके अंदर का नेता ये सारी बात बता रहा है, घटनाक्रम बता रहा है कि छापा होने के दौरान वो किस तरह से खिड़की काट कर लाल डायरी निकाल के लाते हैं, वो सारी घटना का जिक्र कर रहे हैं। तो लाल डायरी तो देखिए राजनीतिक पटल में, राजस्थान की राजनीति में अस्तित्व में आ चुकी है। इसको अब नकारा नहीं जा सकता। उस लाल डायरी को ढूंढने में अब सब पूरी जनता भी चाह रही है कि वो लाल डायरी कहाँ है, लेकिन लाल डायरी का अस्तित्व आ चुका है। प्रधानमंत्री ने जहां तक इस लाल डायरी का जिक्र किया, तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे इस लाल डायरी को लेकर राजस्थान की जनता में बहुत क्यूरोसिटी हो चुकी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर में उस लाल डायरी में है क्या। और हम सब मानते हैं कि लाल डायरी कोई निकली है और इनकम टैक्स के छापे से बचने के लिए उसे निकाला गया है, तो उसमें क्या क्या होगा ये भी सब जान सकते हैं। क्योंकि ऐसा कहा गया कि धर्मेंद्र राठौड़ जी के घर से उसको निकाला गया, तो हो सकता है क्योंकि वो सीधे सीधे कहाँ से उनके तार जुड़े हैं, तो उसमें क्या क्या होगा। और सारी देश जो प्रदेश की जनता है वो यही पूछ रही है कि आखिर में लाल डायरी में क्या है। तो अस्तित्व में आ चुकी किसी चीज जो कि फिजिकली है या नहीं है मैं नहीं कह रहा, लेकिन राजनीति में अस्तित्व में वो आ चुकी है, उसका प्रधानमंत्री ने जिक्र करके बयानबाजी में वो आ चुकी है। अस्तित्व उसका क्या है मालूम नहीं है। कोई इसको जानने की कोशिश भी कर रहा है क्या प्रताप राव जी? प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब एक बात कहता है, वो भी किसी मंच से जब कहता है, तो उस बात का जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है। देश के प्रधानमंत्री किसी भी बात को तथ्यों के आधार पर ही कह सकते हैं, हवा में कयास में नहीं कह सकते। अस्तित्व क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। तो बिना अस्तित्व के, बिना जानकारी के, सिर्फ हवा में राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए, हो सकता है हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या ये इतना मुश्किल है पता लगाना कि प्रधानमंत्री बोले उससे पहले पता लगाएं और कहें कि भाई ये देखिए, मैं इन तथ्यों के आधार पर ये बात आपके सामने रख रहा हूं। देश का प्रधानमंत्री कोई बात कहता है तो हवा में आई हुई बातों से कहना कितना सही है प्रताप राव जी? मीना जी, मेरा जहां तक प्रधानमंत्री, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनको हम सब लोग जानते हैं, तो मेरा एक मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी गलत मूव नहीं करते और सेल्फ गोल करने की तो बहुत कम उनकी संभावना होती है। एक बात तो यह है कि उन्होंने अगर जिक्र किया है तो उस लाल डायरी में क्या है ये तो मैं और आप नहीं जान सकते, क्योंकि पता भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने तथ्य कहीं ना कहीं जुटाया होगा। उस लाल डायरी का कहीं ना कहीं सूचना और कहीं ना कहीं उनको इंफॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, कहीं ना कहीं नहीं। तो निश्चित तौर पे आप जो बात कह रही हैं, ये बात मेरे भी दिमाग में, कि हम सब सोचते थे कि बीजेपी के नेताओं ने बात उठाई, एक 100% पॉलिटिकल बात हो सकती है, जिसे राजेंद्र गुढ़ा की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जिक्र किया है, तो इसके बाद एक बात तो मेरे भी दिमाग में ये आई है कि कहीं ना कहीं ये लाल डायरी तो है। अब ये कहाँ है, वो राजेंद्र गुढ़ा के पास है, धर्मेंद्र राठौड़ के पास है, या कहाँ है, ये एक इस बात का नहीं कह सकते, लेकिन लाल डायरी है। और इस लाल डायरी में क्या तथ्य है ये नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका पूरा लाभ उठाया है। 2014 में एक जुमला आया था, काला धन। काला धन राजनीतिक हवा में आया हुआ कुछ ऐसा ही फिरकी थी जो आई। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ घूम रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, कहाँ कहाँ घूम चुकी है। शुभदेश सिंह चौहान, कांग्रेस पार्टी, आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आज उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बोलने के, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को बोलने का जो 3 मिनट का समय था वो नहीं दिया और शेड्यूल से हटा दिया। और प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया मुख्यमंत्री पर लाल डायरी को लेकर। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, अभी जो जितने भी जो मेहमान है, वरिष्ठ पत्रकार है, मैं सबको सुन रहा था, मैं आपको भी सुन रहा था, और बार बार रैली का जिक्र हो रहा था। मोदी जी आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सीकर में आते हैं, और प्रताप राव जैसी वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी काफी जिक्र किया। मैं अपनी अब बात रख दूं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया, हमें भी ट्वीट के माध्यम से पता चला कि किस तरीके से एक राज्य के प्रधानमंत्री को रोका गया। संबोधन हो सकता था, संबोधन होते आए हैं, एक परिपाटी चली है, क्योंकि हम लोग संघीय ढांचे में विश्वास करते हैं, पूरा देश अलग अलग राज्यों में है, तो एक देश का प्रधानमंत्री के लिए
सभी राज्य बराबर होते हैं। दूसरी अब मैं बात करता हूँ रैली के अंदर जो भी मुद्दे उठे हैं, रैली में जो बातें हुई है, देखिए हो सकता है ब्रह्मांड की कोई ना कोई सीमा हो, लेकिन माननीय पतन की कोई सीमा नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने जिन मुद्दों पे बात करी, मैं एक एक उन मुद्दों पे आता हूं। अभी जैसा प्रताप राव जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को कोई तथ्य पता होगा तभी प्रधानमंत्री ने ये बात कही होगी। माफ कीजिए प्रताप राव जी, मैं इस बात को काटता हूं। इनका एक ही उद्देश्य होता है, मेरा झूठ सबसे मजबूत। अभी कल ही के दिन के अंदर, कल ही राज्यसभा के अंदर एक सवाल पूछा गया था, 24 जून को, याद कीजिए, अमेरिका में प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश में हर साल एक आईआईटी खुलता है, एक आईआईएम खुलता है। राज्यसभा में जब सवाल किया गया तो आज के दिन एक पत्र जारी होता है जिसमें कहा गया है कि विगत 5 वर्षों के अंदर देश के अंदर ना तो कोई आईआईटी खुला है और ना ही कोई आईआईएम खुला है। ये मेरा वक्तव्य नहीं है, ये राज्यसभा के अंदर पेश मंत्री जी के द्वारा एक प्रश्न के उत्तर के अंदर ये चीज दी गई है। अब मैं आ जाता हूं कि प्रधानमंत्री जी से राजस्थान की क्या आशा थी। आज वो जिस शेखावाटी की धरा पे आए हैं, वो शेखावाटी की धरा 2 चीजों से जाने जाते हैं। मधुकर जी ने बड़ी अच्छी बात बोली है, एक तो सैनिकों के लिए और एक किसानी के लिए। बिल्कुल 2 चीजों के लिए जानी जाती है। कल ही मैं एक सोर्स था, एक न्यूज़पेपर का, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, उनका बकायदा एक सोर्स है कि पहले प्रदेश में 10 लाख युवा तैयारी करते थे फौज में जाने के लिए। मीना जी, उसकी संख्या घट के 4 लाख हो गई क्योंकि अग्निवीर से लोग मुंह मोड़ रहे हैं। आज हम चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी अग्निवीर पे बोले, हम चाहते हैं, हमारी मांग है, क्योंकि राजस्थान में खासकर जो शेखावाटी बेल्ट है वो सबसे ज्यादा आर्मी में जाता है। हम उन युवाओं की तरफ से प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि पूर्व में जो सेना में भर्ती थी उस भर्ती प्रक्रिया को वापस से चालू कीजिए, जिससे सेना में भर्ती होने की जो क्वालिटी है और साथ में जो युवाओं में जो भर्ती होने वाले की वो रही है। अब सेकंड बात करता हूं, मैं किसान के ऊपर आता हूं। बिल्कुल किसानी की बात की जानी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की है, मुझे आंकड़े नहीं पता कि कितने केंद्र आज खोले गए। हम सम्मान करते हैं, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं एक बात आपसे इस मंच के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से पूछना, आपकी क्या मजबूरी थी जो आप काले कृषि कानून लेके आए? गलत रास्ते से राज्यसभा के अंदर असंसदीय तरीके से आप उस कृषि काले कानून को लेके आ जाते हैं। याद कीजिए 752 किसानों की शहादत हो जाती है। मीना जी, मेरी पूरी बात रखने दीजिए, जितना सबको टाइम दिया मुझे भी उतना टाइम दीजिए। 752 किसानों की शहादत, सर उससे 3 गुना ज्यादा समय मिल चुका है आपको सुखदेश जी। विषय पर रहिए शुभदेश जी। ऐसा लग रहा है कि आप संसद में भाषण दे रहे हैं। ये संसद नहीं है, टीवी डिबेट है। किसानी की बात कर रहा हूँ। किसानी में आज उन्होंने यूरिया, आज मैं एक बात बताऊं, आज उन्होंने यूरिया का डिफरेंस बताया कि अमेरिका में कितना है, हिंदुस्तान में कितना है। आप किसान आय की तो बात कर लेते ना। यहाँ 10,841 आपके कृषि मंत्री कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय है और $4,000 अमेरिका की आय है, तो उसका भी डिफरेंस बता देते। लास्ट में मेरे 3 पॉइंट है मुख्य रूप से, उसके बाद में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ईआरसीपी के मुद्दे पे बोलना चाहिए था, पूर्वी राजस्थान की बहुत बड़ी डिमांड है। चौथी जो मुख्य रूप से डिमांड है वो है जातीय हिसाब से सबको सबका हक मिलना चाहिए था। तो जो जातिगत जनगणना है उस पे हमारा स्पष्ट क्लियर है। आप भी अपना एजेंडा क्लियर कीजिए, शायद प्रधानमंत्री जी को इस विषय पे बोलना चाहिए था। और आखिरी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात करता हूं मैं ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण का। अगर कोई आइडियल कोई मॉडल प्रोजेक्ट है तो वो राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दिया हुआ मॉडल प्रोजेक्ट है। आप भी ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण कर दीजिए। आपके सीपी जोशी जी नहीं बोलते हैं, राजेंद्र राठौड़ जी नहीं बोलते हैं, गजेंद्र सिंह जी नहीं बोलते हैं, तो प्लीज इन जो मेन मुद्दे हैं इन पे बोलिए। और मैं पुरोहित जी से एक चीज कह रहा हूं कि हम मुद्दों से भटकना नहीं चाहते हैं। मुद्दा तो आज इस बात का था कि लाल डायरी की बजाय मणिपुर में जो लाल लहू लुहान सड़कें हो रही हैं उन पे बोला जाता, उनकी बेबसी को समझा जाता। ये किया था शुभदेश जी, सवाल तो मैंने आपसे ये किया था कि देश के प्रधानमंत्री ने आपके राज्य में जहां आपकी सरकार है वहां आकर खुले मंच से कहा है भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है और लाल डायरी में बहुत कुछ निकलेगा। सवाल तो मेरा ये था, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या इस लाल डायरी का प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाया, कैसे आप साबित करेंगे कि प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं?
देखिए जी, हमें साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। लाल डायरी आज भी मुख्यमंत्री जी ने अपना वक्तव्य दे दिया है और बता दिया गया है कि जिस तरीके से जो आचार और व्यवहार विधानसभा के अंदर हुआ था वो वाकई में गलत हुआ था। हम तो गुड्डा जी से भी निवेदन करते हैं कि आप भी खोल दीजिए ना पन्ना, क्यों छुपाते हैं। और दूसरा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या यूं कहे मोदी सरकार के पास में तो ईडी है, सीबीआई है, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां चली जाती है। तो आपके पास जांच एजेंसियां हैं, उस जांच एजेंसियों से जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच एजेंसियों की जांच के दौरान ही तो लाल डायरी का तूफान निकला है। इसलिए सवाल ये है कि उस जांच हम तो एजेंसी तैयार हैं, हाँ, हम जांच तैयार के हैं। जी, बीएल सरोज, मैं आती हूँ नवनीत सिंह पुरोहित जी। बीएल सरोज, वहां पे जो लोग बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री के वहां से ये सुनने के बाद, लाल डायरी का किस्सा कहानी सुनने के बाद, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद, वहां के लोगों का क्या कहना था, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो क्या सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री ने कहा है तो पता नहीं इस लाल डायरी में क्या होगा, या फिर लोगों को भी अब समझ में आ चुका है कि चुनाव से पहले कुछ इस तरह की बातें होंगी, जैसे पहले काला धन को लेकर हुई थी, निकला कुछ नहीं, यहाँ पर भी मालूम नहीं क्या बिल्कुल निकली। बिल्कुल मीना जी, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पिछली सारी रैलियां उठा के देख लीजिए, किसी रैली की चर्चा आप कर लीजिए, हर रैली के बीच में जब जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, जब जब प्रधानमंत्री ने बोला है, तब तब बीच में पूरी जनता मोदी मोदी जी के नारे लगाती है। ये हमने आपने सबने देखा है। आज ये पहली सभा मैंने देखी है जहां प्रधानमंत्री ने इतना लंबा भाषण दिया, काफी लंबा भाषण था, लेकिन कहीं भी एक बार दो बार छोड़ दे तो वो जो बात थी, वो जो क्रेज था, मुझे आज वो क्रेज नजर नहीं आया। सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, लाल डायरी की बात उन्होंने की, जनता ने सुना, पर हमने जो जितने भी लोग बैठे थे, जहां तक मैं समझता हूँ कि 70% 75% भाजपा के कार्यकर्ता बैठे थे। बाकी लोग देखने भी जाते हैं, प्रधानमंत्री देश के, उनको देखने सुनने के लिए भी जाते हैं। तो वो जो बात थी, वो चीज कहीं नजर नहीं। और ये आप और हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी भाई प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो जो तात्कालिक मुद्दे होते हैं उन्हें जरूर छूते हैं, चाहे वो किसी रैली में जाए, किसी राज्य में जाए, वो उन मुद्दों को कभी नहीं छोड़ते जो तात्कालिक चल रहे हैं, या फिर हाल ही में जो मुद्दे खड़े हुए, ज्वलंत मुद्दे जिन्हें हम कह सकते हैं हमारी पत्रकारिता की भाषा में, ज्वलंत मुद्दों पे वो अवश्य बोलते हैं। और यही एक मुद्दा था लाल डायरी का राजस्थान में, जिसको और प्रधानमंत्री ने वो मौका नहीं छोड़ा। ये उनके भी है, आदत में भी है कि वो तात्कालिक मुद्दों। जी, एक दिन इस विषय पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे लीगल एस्पेक्ट को, कि कोई एक व्यक्ति इस तरह के आरोप लगाता है और फिर उसके बाद एक पार्टी उसे मुद्दा बनाती है, फिर उस पार्टी के मुखिया उसको लेकर स्टेटमेंट देते हैं, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन उस बात की सत्यता जानने की, जांचने की, जनता के बीच तथ्य लाने की कोशिश कोई नहीं करता है। क्या रास्ता होना चाहिए और कैसे वो रास्ता तुरंत निकलना चाहिए। कोई भी चुनावी जुमला या चुनावी मीना जी बयान मीना जी एक बात और कहना चाहूंगा। आज जैसे प्रधानमंत्री, अभी आपने सुना, आपने भी सुना है वो ऑडियो, प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं, लाल डायरी की जो चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने 2 बार ये वर्ड बोले, लोग। ये बहुत बड़ी बात है। खुद प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, लोगों से सुना है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि इस बात में कितनी सत्यता है, इस बात में कितने ये अपना धरातल पे खरी उतरेगी ये बात, ये आने वाला जी लगातार बोल रही है कि काले धन वाली बात पिछले चुनावों में लगातार उठती रही है। वैसे ही कहीं ये मुद्दा चुनावों तक रहे, उसके बाद में कोई लाल डायरी रहे या ना रहे, ये बात की बात होगी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मन में भी शंका है कि लाल डायरी है या नहीं है, क्योंकि वो जी नवनीत सिंह पुरोहित जी, एक विधायक एक स्टेटमेंट देता है, आपकी पार्टी उसे मुद्दा बनाती है, आपके देश के प्रधानमंत्री उस पर आकर स्टेटमेंट देते हैं, ये कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ भारत का प्रधानमंत्री लोगों के हवाले से किसी ऐसे विषय पे किसी प्रदेश की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, राजनीतिक शुचिता क्या इसे सही मानती है? देखिए मीना जी, ऐसा है कि आपने सुखदेव सिंह चौहान जी को बहुत समय दिया, सबको समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे भी उतना ही समय देंगे मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट करने का। अब मैं क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले लाल डायरी का, आप लाल डायरी की बात कर रहे हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
एक मिनट हमारे साथ सुमिधानंद जी जुड़े हैं और क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में है, दिल्ली जाना है, मैं आपके पास वापस आऊँ, वो आपकी पार्टी के वरिष्ठ जी, उनको बिल्कुल। हम सुनते हैं पहले, उसके बाद आपके पास मैं आती हूँ वापस। माफी चाहती हूँ मैं नवनीत जी, जी। जी। सुमिधानंद जी, प्रधानमंत्री की रैली को कितना सफल मानते हैं आप? आपने पूरी तैयारियां आपके कंधों पर थी। हाँ, धन्यवाद। मैं सफर में था। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। मैं डॉक्टर मीना शर्मा बोल रही हूँ सुमिधानंद जी। हाँ वीणा जी, मैं सफर में था, दूसरे साथियों की बात पूरी तरह सुन नहीं पाया, जी लेकिन जब मैं एक बार जुड़ा था तो भाई BL सरोज जी एक बात कह रहे थे, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि अपेक्षा के अनुसार संख्या नहीं आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमने शुरू से एक बात कही थी कि लगभग 2 लाख लोग आएंगे, और आज की भीड़ को यदि आप देख लेते, सीकर में पैर रखने को जगह नहीं थी, कोई सड़क खाली नहीं थी, और हमने स्टेडियम को छोड़ करके इसलिए हम मेडिकल कॉलेज के सामने ट्रस्ट के मैदान में गए, जहां 200 बीघा जमीन को हमने खाली करवाया। और जब आयोजकों ने कहा कि ये स्थान छोटा है, तो पड़ोस में एक किसान का खेत लेना पड़ा मुझे, 25 बीघा खेत और खाली करवाना पड़ा। अब ये भाई अगर किसान होंगे तो अनुमान लगा सकेंगे कि 1 बीघा में कितने लोग आते हैं। इसलिए संख्या की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो टारगेट था 2 लाख का, उससे ऊपर संख्या आई है। और कहूंगा कि कितना जोश लोगों में था, कितना उत्साह लोगों में था, और प्रधानमंत्री का भाषण जिस चाव से लोगों ने सुना। आज प्रधानमंत्री जी ने सौगातें दी हैं। माने खुद प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो राजस्थान में केवल मात्र 10 मेडिकल कॉलेज थे, और आज उससे 3 गुना मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, 31 मेडिकल कॉलेज। तो इसलिए विकास की दृष्टि से किसानों को कांग्रेस थोड़ा बहुत पैसा कभी माफ किया होगा, उसको करके कि हमने किसानों का हित चाहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज किस्त जारी की है, उसको मिलाकर के देखें, 2,60,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के रूप में जा चुका है। और हमारे क्षेत्र में तो जब मैं सांसद बना तो केवल 14 ट्रेनें आती थी, आज 39 ट्रेनें चलती हैं। मीटर गेज था, आज ब्रॉड गेज है, वो भी इलेक्ट्रिफाइज है। आज देश के प्रत्येक कोने में हमारी ट्रेनें जा रही हैं। सैनिक अकादमी की बात करूंगा, जो पूरे भारत में एकमात्र चंडीगढ़ में थी, आज दूसरी सैनिक अकादमी यदि किसी को दी है तो सीकर को दी है। तो विकास के क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी है प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है? हमारे जो कार्यक्रम थे, मैं आपको बता रहा था, 3 साल से प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं। सुमिधानंद जी, हमारी चर्चा का विषय ये अभी कांग्रेस ने क्या किया बिल्कुल नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री की रैली पे ही हम चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की सीकर यात्रा पे शेखावाटी में उनके आगाज पर चर्चा कर रहे हैं। उनके आने से चुनाव में क्या असर पड़ेगा, आप कितनी बढ़त बना पाएंगे। आज की स्थिति में सीकर और शेखावाटी पूरे इलाके में कांग्रेस मजबूत है। सीट के लिहाज से विधानसभा में आपको मजबूत करना है अपनी पार्टी को 2004 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए। उस मजबूती में प्रधानमंत्री की इस यात्रा से कितना असर आप देखते हैं, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कितनी सीट पर आज की रैली को प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया उसको आप मानते हैं? पिछली बार जब हमारी सरकार थी तो मेरे सीकर से 5 सीटें थी। शेखावाटी जिस सीटें होती हैं, उन 21 सीटों में पिछले चुनाव में तो हमारे पास केवल मात्र 4 सीटें हैं। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछली बार जो हमारी सीटें थी, जैसे सीकर में 4 थी, कुल मिलाकर के हमारी 16 सीटें थी। इस बार हम उस 16 का रिकॉर्ड तोड़ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, जोश है, उससे मैं कह सकता हूं कि हम शेखावाटी अंचल के अंदर बढ़ चढ़ करके बहुत अधिक सीटें लेकर के आएंगे। और कांग्रेस से लोग दुखी हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, इसलिए लोगों में सरकार के खिलाफ विरोध है, आक्रोश है, और वहां पर पार्टी हमारी अच्छा बढ़त लेकर के आएगी।
जी, सुमेधानंद जी, 4 से 21 का जो गैप है, जो फ़र्क है, जो संख्या का आंकड़ा है, उसमें फ़र्क ज़्यादा है और इतने बड़े फ़र्क को पाटने के लिए ही प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं। इसी मकसद से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से इस इलाके को इतना कुछ देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने तमाम जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, उनका स्मरण करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की, चाहे खाटू श्याम जी हो, चाहे सालासर हो, चाहे जीण माता हो, सबको नमन करते हुए उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। लेकिन आखिर में बीच में कहीं न कहीं आ गया लाल डायरी का मुद्दा। सुमित्रानंद सरस्वती, क्या है ये लाल डायरी? प्रधानमंत्री के हाथ में है, उन्होंने देखा इसको, कितना बड़ा करप्शन का मुद्दा है इसमें और क्या करेगी केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ? देखिए, अशोक क्या आई थी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आपने कहा इतना अंतर कैसे बांटेंगे। हमारी 2 सीटें केवल एक सीट 563 वोटों से आ रही थी और एक सीट हमारी केवल मात्र 970 वोटों से आ रही थी। हमारे यहाँ पर अंतर ज्यादा नहीं था और अब जितना आक्रोश है उससे हम वापस सीटें लेंगे। इसके अतिरिक्त आपने जो लाल डायरी की बात कही है, खुद इनकी सरकार में 4.5 साल जो मंत्री रहा है, जिसके कारण 99 का आंकड़ा पार कर पाए, 6 सीट बसपा की मिली तब जाके इनकी सरकार बनी थी। जिसकी बैसाखियों पर इनकी सरकार खड़ी थी, वो मंत्री कह रहा है कि इन्होंने राज्यसभा में लोगों को पैसे दिए हैं और उनको पैसे दिए हैं उनकी सरकार, वो 6 एमएलए अपनी पार्टी को छोड़ करके पूरे के पूरे कांग्रेस के साथ आ गए। वो लाल डायरी में ये है कि उनको कितना दिया इन्होंने। बार बार जब इनकी सरकार संकट में आई, गुड़गांव इनके एमएलए जाके बैठ गए थे, तब उसमें लाल डायरी में, तो लाल डायरी में बहुत कुछ मिलेगा। इनकी पोल उस लाल डायरी से खुलेगी, इसलिए हड़कंप मचा हुआ है, घबराए हुए हैं। उस आदमी को विधानसभा में बोलने नहीं दिया। सुमेधानंद जी, कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी विधायक या कोई भी नेता आकर कहेगा कि मैंने एक डायरी देखी थी जिसका रंग लाल था और उसमें भ्रष्टाचार के इतने सारे काले कारनामे लिखे हुए थे। क्या ऐसा स्वाभाविक है? क्या ये सही है? क्या ये राजनीतिक दृष्टि से उचित है? क्या ये नैतिक है कि एक विधायक के द्वारा दिए गए एक स्टेटमेंट पर देश के प्रधानमंत्री मंच से बोले कि लाल डायरी नाम की कोई चीज है? नहीं, विषय एक विधायक का नहीं है। वो आदमी पूरी की पूरी पार्टी को लेके कांग्रेस में गया था। 6 आदमी बसपा के बने थे, पूरी पार्टी को लेके चला गया था। इसलिए जैसा विश्वासघात उन्होंने किया और उनके साथ ही इन्होंने किया है, तो ये तो इनकी नूरा कुश्ती है और उस कुश्ती के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो बिना लिए तो साथ नहीं आया होगा। जो 6 एमएलए लेकर के इनके साथ आया था वो वैसे आ गया होगा क्या? आप इसे, इसलिए सारी बातें उस डायरी में हैं और वो पीड़ित और दुखी है, वो इनकी सारी पोल खोलेगा। इसलिए कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है, घबराए हुए हैं, इसलिए उसको विधानसभा में बोलने क्यों नहीं दिया? क्यों धक्के देकर के बाहर उसको निकाल दिया? विधानसभा में उसको खुल करके बोलने देना चाहिए था। अगर इनके पास सच्चाई थी तो गुडा को विधानसभा में खुल करके बोलने देना चाहिए था, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी सुमेधानंद जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। विधानसभा में जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल देश की जनता का, प्रदेश के लोगों का जानने का मन ये है, रुख ये है कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ किसी एक विधायक द्वारा लगाए गए आरोप के दम पर क्या इस तरह से किसी भी सरकार को घेरने के लिए बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के और बिना उसकी जांच के इस तरह से लाल डायरी की कहानी मंच से कहते हैं? क्या वो सही है? राजनीतिक शुचिता के लिहाज से आप वरिष्ठ सांसद हैं, किसी भी आरोप की सत्यता, जांच, प्रमाण सब कुछ होने के बाद उस पर कहीं कोई बयान होता है, कहीं कोई बात होती है, तो ये प्रधानमंत्री का कहना कितना सही है? सुमेधानंद जी, सवाल ये है, जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान ये समझना चाहता है। हमने ये नहीं कहा कि लाल डायरी नहीं है, लेकिन उसकी सत्यता, उसकी तथ्यता कहाँ है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, एक मंत्री था उनका, ये एक पार्टी थी पूरी की पूरी। एक विधायक की बात आप बार बार घुमा करके ला रहे हैं कि एक विधायक की बात पर, एक विधायक की बात पर नहीं, एक सरकार का हिस्सा है, एक नियम है और नियम ये है कि विधानसभा में या बाहर अगर मंत्रिमंडल का कोई सदस्य
कोई बयान देता है वो सरकार का बयान माना जाता है, उसको बर्खास्त किया गया है। इसलिए वो सरकार का मंत्री था, कोई सामान्य एक विधायक नहीं था, और 6 एमएलए साथ लेकर के गया था, तब जाकर के इनकी सरकार बनी थी। इसलिए वो एक पूरी पार्टी का बयान है, पूरी सरकार का बयान है, मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ। जी, मान लिया आपकी बात, एकदम ठीक है। सरकार बनी राजेंद्र गुढ़ा की मदद से, उनके साथी विधायक लेकिन इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहा ही जा रहा है कि वो अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए इस वक्त इस तरह की पूरी रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में मीना जी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुमेधानंद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं आती हूँ बीएल सरोज आपके पास। सुमेधानंद जी, हाँ सरोज जी, आपके पास तो एक सवाल तमाम पूछना सर आप। एजेंसीज है। मैं आती हूँ बीएल सरोज आपके पास। आपके पास तमाम जांच एजेंसीज है, क्या उतना इंतजार करना सही नहीं है कि तथ्य जांचे जाएं, परखे जाएं, सब कुछ सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी, उसके बाद जरूर बोले, बहुत कुछ बोले। नहीं, अब जैसे रीट का मामला था, हमने रीट की आवाज उठाई, आज कितने सारे लोग जेल में हैं, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमने बात उठाई थी, रीट का मामला उठाया था। जैसे रीट के अंदर भ्रष्टाचार है और वहां लोग भाग रहे हैं, यही कहानी इसमें लाल डायरी में मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी वैसे कोई इनको कारण तथ्य होगा, इसलिए कहा कि इसके अंदर बहुत कुछ पोल खुलने वाली है। प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही कि बहुत कुछ पोल खुलने वाली है, इसकी सच्चाई सामने आएगी तो कांग्रेस की पोल खुल जाएगी, ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। तो कब तक पोल खुलेगी, चुनाव से पहले कि चुनाव के बाद? जी सुमित्रानंद जी, हाँ, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा कब तक पोल खुल पाएगी? प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आपके पास केंद्र की सरकार है और तमाम जांच एजेंसीज हैं, जांच के लिए कितना समय लगता है? कब तक कुछ इस पे खुलासा हो पाएगा सुमित्रानंद जी? नहीं, समय तो लगता ही है ना, समय लगेगा इसमें। जी, एजेंसी भी को जांच करती है, उसमें समय लगता है, तो इसलिए समय लगेगा और समय आने पर इसकी सारी पोल खुल जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ आपको। जी बिल्कुल समय लगता है। कितना समय अपेक्षित है, ये दर्शक हमारे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप उनकी जानकारी के लिए बताएं तो उन्हें भी इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। सुमेधानंद जी, इस तरह, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार पर भ्रष्टाचार के जब आरोप लगते हैं तो आपके पास चुनाव में जाने से पहले 3 महीने का समय है। अब तो चुनाव में जाने से पहले इसकी पोल खुलेगी या ये चुनावी मुद्दा बनेगा और उसके बाद देखा जाएगा? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि ये तो बुरी तरह फंसे पड़े हैं और इसलिए उसको विधानसभा डायरी को फाड़ दिया, उनको धक्के दिए गए। बोलने तो क्यों डरते हो, तो बोलना चाहिए, बोलने का समय दीजिए, उसको अपने पास क्रेडिट दीजिए। जी, सुमेधानंद जब जी, बोलने ही नहीं देखो किसी को लोकतंत्र में, और वो भी विधानसभा जैसे स्थान पर, तो कोई इनको तो कारण है ना, क्यों घबराए हुए हो, बोलने क्यों नहीं देते उनको? सुमेधानंद जी, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इन सब में बोलने के नियम, कानून, कायदे होते हैं। राजेंद्र गुढ़ा ने पहले दिन उसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी थी नियमों के तहत कि उन्हें अपनी बात रखनी है। वो भी जानते थे कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। अचानक अगर वो किसी विषय पर बोलेंगे, विधायी प्रक्रिया की जहां तक बात है और विधानसभा के मंच की बात है, और राजेंद्र गुढ़ा कोई पहली बार के विधायक नहीं है कि उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें क्या करना है, कैसे अपनी बात को ठीक से रखा जा सकता है और कैसे मंच, सदन को अपनी बात के लिए तैयार किया जा सकता है, क्योंकि स्पीकर ने उन्हें कहा था आप आइए, मुझे बताइए, उसके बाद इस बात पर बात होगी। बहरहाल, सुमेधानंद जी, बीएल सरोज हमारे साथ सीकर से जुड़े हुए हैं। मीना जी, एक बात, राजेंद्र मधुकर जी भी सीकर से ही जुड़े हुए हैं। सीकर जिले को जितनी अपेक्षाएं थी प्रधानमंत्री से, आज मुख्यमंत्री ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर जिन विषयों की बात की, जिन्हें एड्रेस करना चाहिए था प्रधानमंत्री को, उन्हें नहीं किया। बीएल सरोज, पूछे अपना सवाल। देखिए, मैं आदरणीय सुमेधानंद जी जुड़े हैं, मैं उनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूँ। आज सुमेधानंद जी, सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, आपको प्रणाम। जी, मैं आपसे ये जानना, आप लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी पार्टी लेकर के गुढ़ा गए थे, कांग्रेस में सपोर्ट किया था, लेकिन 5 विधायक नहीं बोल रहे हैं लाल डायरी पे, अकेले गुढ़ा बोल रहे हैं। और हमने मीडिया के नाते विधानसभा के अंदर जो हुआ वो हुआ, बाहर भी पूछा कि आप मीडिया के सामने बात रखिए, मीडिया को बताइए बात क्या है, वहां भी नहीं बोले। तो आखिर फिर क्या माना जाए कि लाल डायरी में कुछ है या नहीं है?
देखिए मैं निवेदन करूं, 5 विधायक तो गए थे लेकिन मंत्री एक कोई बनाया था। मंत्री क्यों नहीं 5 बोल में रहे से हैं? एक कोई बनाया था। और मुख्यमंत्री के मैं एडवाइजर भी है। आपसे निवेदन करूं कि वो कह रहा है कि मैं आदरणीय, खोलूंगा मेरे इनकी सवाल पोल। का जवाब नहीं हुआ। शेखावाटी से ही आते हैं, आपके शेखावाटी जी से ही आते हैं मुख्यमंत्री के एडवाइजर, करीबी लोगों में से। तो ऐसा नहीं है मीना कि बोलने को मीना मैं बाकी कुछ लोग कहना चाहूंगा। जी राजेंद्र जी आ रहे हैं, मीना पहले सुमिधानंद जी को बोलने दीजिए। राजेंद्र मधुकर, मैं आपके पास आऊंगी उसके बाद। सुमिधानंद जी। जी सुमिधानंद जी, सवाल ये है कि राजेंद्र गुढ़ा अकेले इस बात को कह रहे हैं, पूरी पार्टी उनकी, यानी कि बीएसपी से जो बाकी लोग आए थे वो कोई कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं कर रहे। नहीं, राजेंद्र गुड़ा यही तो बात कह रहे हैं ना। वो यही बात कह रहे हैं कि 6 एमएलए आए थे और जो उसमें राज्यसभा के चुनाव में बात हुई सारी की सारी, वो सब बातें यही तो कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? वो लोग चुप क्यों हैं? आज इनके जो अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, वो अजमेर से ये बात कह करके चले थे कि अगर ये नहीं होगा तो मैं पदयात्रा करूंगा। अब वो चुप क्यों बैठे हैं? कांग्रेस में चुप करने का तरीका इनको आता है। जो चुप नहीं होता उसको धक्के देके बाहर निकाल देते हैं। ये कांग्रेस की परंपरा हमेशा रही है। अगर आज राजेंद्र गुड़ा चुप हो जाए, आदरणीय वसुंधरा जी ने भी आरोप लगाए उन्होंने। बीएल सरोज, एक मिनट। सुमिधानंद तो जी, वसुंधरा जी पर आरोप लगाए तो कांग्रेस में इनकी सरकार है, जांच क्यों नहीं की? 4.5 साल हो गए, इनको जांच तो करनी चाहिए थी। यही बात तो 4.5 साल इनका राज निकल गया। अगर यही वसुंधरा बात की सरकार के समय में कोई गलती हुई, भ्रष्टाचार हुआ, तो क्यों नहीं उजागर किया, क्यों नहीं जांच करवाई? 4.5 साल का समय निकल गया। अब चुनाव के समय में याद आया क्या ये सब बातें? सुमिधानंद उप जी, मुख्यमंत्री थे, अध्यक्ष थे तो पार्टी के, जांच करवानी चाहिए थी। इसीलिए तो मेरा पूछा जा रहा है। आप बोलते हैं जांच एक दिन में नहीं होती है, जांच में समय लगता है। कांग्रेस सरकार भी जांच में अब तो समय 4.5 साल निकल गए, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो मैं आप यही तो कह रहे हैं ना आज ही कराओ। जी, मैं 4.5 साल निकल गए। जी, आज मेरा केंद्र में कांग्रेस के लोग जेलों में बैठे हैं। कितने तो सारे आप लोग जेलों में बैठे हैं। आप कितना समय लगी, बीजेपी की सरकार कितना समय लेगी लाल डायरी पर खुलासा करने में? हमारी सरकार आएगी तो टाइम लेंगे हम। आज तो राज्य में हमारी सरकार है नहीं, एजेंसी हमारी है नहीं। केंद्र में आपकी सरकार है। नहीं, केंद्र में तो है, लेकिन इस संघीय ढांचे में केंद्र सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं करती है। जी, तो इसका मतलब साफ है कि अभी तो कम से कम ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी जुमला है। तो कितने दिन चल पाएगा और कितना तूल पकड़ेगा, जनता इस पर ये कितना जुमला नहीं है, इस जुमले में बहुत कुछ छिपा हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ कि राज हमारा आएगा तो इनकी एक एक परत खुलती चली जाएगी। जैसे सेंटर के अंदर कांग्रेस के घपले इतने हुए, आज वो सारे के सारे जमानत पर घूम रहे हैं, तो यहाँ भी यही स्थिति रहेगी। जी, राजेंद्र मधुकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी आप बने रहिए। सुमिधानंद जी। जी राजेंद्र जी, मेरा ये था कि प्रधानमंत्री के भाषण को मैंने अच्छी तरह सुना। वो बहुत प्रभावशाली ढंग से उन्होंने अपने भाषण को रखा, सारे विषयों को भी रखा जो विषय अपेक्षित थे, चाहे वो एकलव्य स्कूल की बात हो, चाहे फिर वो जो है किसान सम्मान निधि की बात हो, या फिर किसान प्रणाम योजना की बात हो, वो अच्छी बात थी। लेकिन शेखावाटी से ताजे वाला से जो नहर लाने की बात थी उस पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में केवल लक्ष्मणगढ़ तक पानी आकर के सिमट गया। ये मात्र जो है पेयजल है, सिंचित को लेकर के अगर वो इस पर बोलते, या तो हो सकता है स्वामी जी आपने उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं किया। क्या कारण रहा कि इस विषय पर वो क्यों नहीं बोले? माने मधुकर जी, आप तो सीकर से ही हैं और मैं आपसे निवेदन करूं, 4.5 साल तक इस कांग्रेस सरकार को कहते रहे तुम डीपीआर बना करके भेजो। इन्होंने डीपीआर बनाते ही 7,974 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत किया है, पेयजल के लिए स्वीकृत किया है। 4.5 साल तक बार बार में इनको कहते रहे, और हमारी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो सीकर को क्या नहीं दिया है। मैंने आपको बताया कि आज 39 ट्रेनें चल रही है, सैनिक अकादमी दी है, इंडोर स्टेडियम दिया है, कितने काम दिए हैं, यूरेनियम के कारखाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए दिया है, ये सब कुछ दिया है। उसके लिए तो साधुवाद है, जिसका उद्घाटन वो दिया है। इसके लिए तो आप साधुवाद है। आप रेल में जितना काम किया है सीकर में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो ताजे वाले की बात कर रहे हो, जब इतने सारे काम हुए तो इस पर भी काम होगा।
हमारी सरकार काम करती है, बातें नहीं करती है। मैं सांसद बना हूं, आपको पता है कितना काम हुआ? आप तो ये मेरे साथ ही रहते हो जी। मैं ये पूछ रहा था कि ये मैं कह रहा हूँ, इस पर भी काम होगा। ताजे वाले हेड से लाने वाले पर भी काम होगा। पहले हमने सारे काम जो वायदे मैंने किए थे सारे पूरे किए हैं, और इस पर भी तो काम होगा। झूठे वायदे नहीं करते हम। स्वामी जी, हरियाणा में सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, वहां से जल के लिए आप स्वीकृति दिलाइए ना, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान को जल मिले। नहीं मधुकर जी, स्टेट में हमारी सरकार नहीं है। कार्य तब होते हैं जब स्टेट में गवर्नमेंट हो। इसलिए जिस दिन राजस्थान में हमारी सरकार आ जाएगी, मैं आपसे फिर कहता हूं, जैसे पेयजल के लिए 8,000 करोड़ स्वीकृत हुए हैं, ये नहर का पानी जो यमुना नदी की बात आप करते हो, इसका समाधान भी होगा। हम लोगों की प्यास बुझाएंगे, प्यास बुझाने के संकल्पबद्ध हैं। सुमेधानंद जी, क्या फर्क पड़ता है? राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो आपको काम करने से कोई रोकता थोड़ी है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे कामों को नहीं होने देती। मेरे सामने, मैं आज से 4 साल पहले सैनिक अकादमी लेकर के आया, उसका काम अधूरा पड़ा है। इंडोर स्टेडियम लेकर के आया, उसका काम अधूरा पड़ा है। यूरेनियम के कारखाने शोध का काम चालू किया, उसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम अधूरा पड़ा है। सारे के सारे काम जो मैं लेकर के आया, इन्होंने पूरे नहीं किए, सब अधूरे पड़े हैं। तो सुमेधानंद जी, गवर्नमेंट काम ये अड़ंगा डालती है काम के अंदर। केंद्र के द्वारा दी गई सौगात, आपके द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा दी गई फहरिस्त, उसके बाद आप बोल रहे काम हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे माना जाएगा? और कैसे रोक सकती है राज्य सरकार आपके कामों को? बजट हमने दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, पेयजल के अंदर जल जीवन मिशन में हमारी सरकार 27,000 करोड़ इनको दे चुकी है। इन्होंने 6,500 करोड़ रुपए खर्च किया है। इस मैटर में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, ये प्रदेश जो इनमें 55% काम हुआ है, हमारे काम ही नहीं हुआ। बजट ही खर्च नहीं किया इन लोगों ने। कारण उसका क्या है? 40% 45% पैसा स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ता है, वो इनके पास है नहीं। कंगाल हो गए ये तो, पैसा तो खा गए, पैसा इनके पास है नहीं। घोषणाएं कर रहे हैं, झूठी घोषणाएं, इसलिए काम के लिए पैसा चाहिए, वो इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि केंद्र की योजनाओं को आप राज्य की जनता तक पहुंचाएं, उसके लिए राज्य का भी योगदान होता है, राज्य की भी मदद ली जाती है, राज्य भी पैसा लगाता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खाली केंद्र ही करता है। तो राज्य इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसका तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ चुका है। आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केवल 1 लाख करोड़ रुपए आया 10 साल में, और हमारी सरकार ने 9 साल के अंदर 4 लाख करोड़ रुपए दिया है। 4 गुना पैसा दिया है हमने, लेकिन काम नहीं करते, हमारे काम अधूरे पड़े रहते हैं। हमने खूब दिया है, 4 गुना पैसा दिया है सरकार को हमने। इसलिए आप डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन सवाल सरकार बनाना चाहते हैं और काम तभी होंगे। आप उत्तर प्रदेश को देखिए ना, उत्तर प्रदेश में क्या हालात थे। सुमेधानंद जी, सवाल बहुत बड़ा है, वो ये कि जो 4 से 21 का जो आंकड़ा है, इसमें आपको चाहिए अच्छे नेता, और शेखावाटी में नेतृत्व जो है इस वक्त वो बहुत बड़ी आपकी पार्टी के पास किल्लत जैसी स्थिति है। अच्छे लीडर हर विधानसभा में जिताऊ उम्मीदवार कहां से लाएंगे? नहीं, हमारे पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो एक एक विधानसभा में 10-10 उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी आज इतनी संपन्न पार्टी है कार्यकर्ताओं की दृष्टि से, हमारे पास कैंडिडेट कभी नहीं है, एक से एक योग्य कैंडिडेट। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पटकनी खाएगी और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। हमारे पास एक से एक बढ़िया उम्मीदवार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेधानंद जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रताप राव जी हैं। प्रताप राव जी, शेखावाटी के, जब मैंने कल भी इस पर चर्चा हुई शेखावाटी को लेकर, शेखावाटी की 21 सीट पर जब हम विधायकों के नामों की चर्चा करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ऐसे नाम नहीं आते हैं जिनको प्रदेश शेखावाटी, पूरे शेखावाटी इलाके यानी कि पूरे 21 विधानसभा क्षेत्र में लोग उनको जाने, ऐसे नाम नहीं है। प्रताप जी। मीना जी, बात का तो सीधा सीधा जवाब ये है कि देखिए, अब पुराना टाइम भी गया कि जब स्थापित नेताओं की बारी आती थी। अब क्योंकि हर चुनावों के दौरान नया युवा आता है, बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, नए नए चेहरे चाहता है।
तो हम देखने में ये आ रहा है कि अब जो पूरे देश भर का ट्रेंड ये है कि जो पार्टी नए अच्छे फ्रेश चेहरे लेके आती है उसकी चुनाव में ज्यादा अच्छा परिणाम आता है। तो इसलिए ये बात अब किसी भी पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी कि उसके पास कितने दीगर चेहरे हैं। अगर वो अच्छे फ्रेश चेहरे लाती है, अच्छे नए चेहरे लाती है, तो निश्चित तौर पे शायद जनता उनको मौका देना चाहती है, क्योंकि नया खून, हमारे यहाँ मतदाता बिल्कुल तेजी से सोचने लगा है। पर मैं जो चर्चा चल रही है, जो आज का विषय है, मैं उस पर आना चाहता हूँ। देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा कि पहली बात तो ये है कि लाल डायरी, मैं इसलिए लाल डायरी क्योंकि लाल डायरी आज का सब्जेक्ट आपने रखा, तो लाल डायरी ये पैदा हुई कांग्रेस के गर्भ से, कांग्रेस के गर्भ से ये लाल डायरी पैदा होती है और ये विधानसभा में इसकी चर्चा होती है। तो निश्चित तौर पे देखिए, एक बात ये है कि मैं एक आम नागरिक की तरह या एक पत्रकार की तरह भी अगर मैं सोचता हूँ, तो दिमाग में तो ये बात बैठ गई कि कोई ना कोई लाल डायरी होगी। उसका कारण एक बहुत बड़ा ये है कि देखिए, इस सरकार की अगर ईमानदार छवि होती, ये माना जाता कि अरे ये बेहद ईमानदार सरकार है, तो होता कि ये लाल डायरी जो है ये गुड़ा ने हवा में उड़ाई है। लेकिन इस सरकार की जो छवि है वो एक ईमानदार सरकार की छवि नहीं है। तमाम घोटाले, तमाम आरोप, सब कुछ है। किस तरह से सचिन पायलट का विद्रोह और सारी बातें हैं, किस तरह से खरीद फरोख्त से राज चल रहा है, ये सारी बातें। तो इसमें लाल डायरी अगर कोई आती है तो जनता सोचती है। देखिए, डायरी, ये जो डायरियां हैं हमारे राजनीति में, हम अपना देश का राजनीतिक इतिहास देखें तो डायरी और पन्ने ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते रहे राजनीति में। नागरवाला कांड हो, चाहे वो जैन डायरी हो, चाहे कितनी भी डायरियां हो, इन डायरियों ने पूरी राजनीति को उलट पुलट किया है। अब इसमें है क्या या नहीं है, लेकिन लाल डायरी एक देखना पड़ेगा कि राजस्थान की राजनीति में चुनाव का तो एक बड़ा मुद्दा बन गई है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को, जो इस जनता की नब्ज को समझ लिया कि लाल डायरी अब कहीं ना कहीं रजिस्टर हो गई है। और प्रधानमंत्री, आप देखिए क्या है, प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनकी बहुत ही अंदर से दिली इच्छा भी है कि राजस्थान में पार्टी दोबारा सत्ता में आए। तो लाल डायरी के हथियार का प्रधानमंत्री ने आज बहुत जबरदस्त बेहतर तरीके से उपयोग कर लिया। अब ये है कि लाल डायरी का जवाब कांग्रेस के पास क्या है, ये कांग्रेस को हथियार कहना कितना होगा। धारदार साबित होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन सुमित्रानंद सरस्वती जी, एक सवाल और भी है। राजेंद्र गुढ़ा को लेकर जो सुर्खियों में है, जैसे लोग बाकी बातें कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोग कहते हैं लाल डायरी, वैसे लोग कह रहे हैं कि गुढ़ा को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। तो गुढ़ा को बीजेपी पार्टी में ले सकती है, टिकट दे सकती है? सुमित्रानंद जी, राजेंद्र गुढ़ा को पार्टी में ले सकते हैं बीजेपी? हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, ये मेरे से है। कुछ तकनीकी परेशानी है। सुमित्रानंद सरस्वती जी, आप ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र मधुकर, आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगी। जी राजेंद्र मधुकर जी। जी, मैं आपको बताना चाह रहा था। दरअसल क्या है, राजेंद्र गुढ़ा है, वो जातीय समीकरण बैठाना चाहते हैं वहां पर। मैंने पहले भी चर्चा की थी, वहां जो माली है वो आरएसएस और बीजेपी को बिलोंग करते हैं और गुर्जर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वो लाल डायरी लेकर आए हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। और गुढ़ा जो है पहले भी इस तरह के जो हो प्रकरण कर चुके हैं, पहले कह चुके हैं, वो चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो सरकार, अगर हम नहीं होते तो सरकार की बरसी हो जाती। फिर वो कहते हैं मैं तो बहन जी से टिकट लेकर आ जाता हूं, फिर मंत्री बन जाता हूं। तो एक तरह से उनके लिए ये एक तरह से मुद्दा है। लाल डायरी के माध्यम से वो विरोध करना चाहते हैं और उनको लगता है कि अब वो एक मौका है जिस पर उनको चोट करना चाहिए। और खास तौर से मैं कहना चाहूंगा कि गुढ़ा मंत्री रहते हुए उन्होंने बात रखी थी, मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी सरकार बोल रही थी, अभी भी उन्हें विधायक पद से बर्खास्त नहीं किया गया है। ये एक जरूर चर्चा का विषय होना चाहिए। आप बीना जी बहुत अच्छी राजनीति जानती हैं, इस पर भी एक विषय होना चाहिए। लेकिन ये तय है कि गुढ़ा कहीं ना कहीं जो है अपनी टीआरपी उन्होंने बढ़ा ली है और वे गुर्जर बहुत अच्छे से बढ़ा ली है। और प्रताप राव जी और प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि अब तो प्रधानमंत्री ने भी स्थापित कर दिया है कि गुढ़ा ने जो कहा है उस पर अब जनता गौर करे। तो निश्चित रूप से 2023 के इस चुनाव में जो भी नतीजे निकलेंगे उसमें गुढ़ा के ये जो
पूरी की पूरी राजनीतिक स्टोरी है, इसकी चर्चा जरूर होगी, चाहे गुढ़ा इसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में लाने में चाहे 1 वोट 1% कितना भी मदद करे या कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। लेकिन हाँ, ये सही है कि राजेंद्र गुढ़ा ने राजनीति में थोड़ी सी गर्माहट ला दी है और प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे शख्स को भी एक मुद्दा दे दिया है। इस मुद्दे को बीजेपी आने वाले समय में कितना भुना पाएगी, कितना इसका लाभ ले पाएगी, कितना जनता के बीच इसे साबित करने के लिए तथ्य जुटा पाएगी, जांच किस तरह आगे बढ़ पाएगी, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में है। आज न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।